नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि ना ये मुझे लैपटॉप है उसको रीस्टार्ट करना पड़ा, तो वो कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था, तो रीस्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, कल हम लोग साइटिका पे बात कर रहे थे। साइटिका जो रहता है ना, वो दो तरह का हो सकता है आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो। एक होता है उपस्तंभित वात व्याधि के अंतर्गत। उपस्तंभित में आम वात जन्य, जहां पे भूख नहीं लगती है, आम की सारे सिम्टम्स दिखते हैं। भूख नहीं लगता है, हुरलास होता है, नौशिया फीलिंग होता है, उल्टी आती है, और बाकी तो हेतु है ही वात के। और एक होता है उपस्तंभित निरुपस्तंभित वात व्याधि, जिसमें धातु क्षयात्मक होता है। कहीं ना कहीं डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहा है, स्लिप डिस्क हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है। तो दोनों की चिकित्सा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। मैं आप लोग को थोड़ा स्क्रीन पे दिखाता हूँ, और उसके बाद हम लोग जब चर्चा करेंगे ना, तो आप लोग को और चीजें समझ आएंगी। एक मिनट रुक जाइए। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे ना साइंटिफिकली, हम लोग ये समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी ये देखिए, साइटिक नर्व का पेन है, तो ये किस तरह का पेन होता है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जो L4 L5 S1 के बीच से वो जो साइटिक नर्व 3-4 ब्रांचेस से निकल रही है, तो ये पूरा रेड एरिया जो है और साइड में ये सब पेन होता है। ऐसा आप लोगों के पास क्लिनिकल पिक्चर लेके पेशेंट आते ही होंगे, है ना। तो साइटिका जब रहता है, तो हम लोग इसको किस तरह से सोचे समझे, इस पर मैं बताता हूँ। धातु क्षय जन्य अगर रहेगा, जहां पे डिस्क में डिजनरेशन हो गया है, तो यहाँ पे हमें चिकित्सा करते समय दीपन पाचन करके स्नेहन चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग स्नेहन करना है तो उसके लिए अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे कि स्नेहन करना है तो हम लोग घृत तेल वसा मज्जा, इसमें से किसी भी स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वात का शमन करना है तो तेल जो है वो सबसे अच्छा वातज्ञ रहता है, क्योंकि तेल होता है व्यवाही होता है, उष्ण होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है, और संस्कार से और अधिक गुणकारी हो जाता है। तो वातज्ञ गणों से सिद्ध किए हुए तेल हैं, जैसे शीर बलाय है, धानवंतर तेल है, सहचर आदि तेल है, कार्पा सत्यादि तेल है, कुट्टम चुक्की आदि तेल है, मुरीवेणा तेल है। ऐसे बहुत सारे जो तेल हैं, सिद्ध तेल आयुर्वेद में हमारा खजाना है आयुर्वेद के। तो हर पेशेंट के प्रकृति के हिसाब से, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, हर चीज देख के, और व्याधि कितना बढ़ गया है उस हिसाब से हमें मेडिसिन सेलेक्ट करना पड़ता है। मेडिसिन को सेलेक्ट करना यही सबसे बड़ा स्किल होता है, युक्ति का प्रयोग करना। और दूसरा बात है कि स्नेहपान हम लोग पीने के लिए भी करते हैं, जैसे गुगुल तिक्ता घृतम है, नारसिंह रसायन है। और उसके बाद में हम लोग स्नेहपान कराते हैं, तो अभ्यंग भी कराते हैं। अभ्यंग बहुत जोर जोर से नहीं कराना चाहिए, नहीं तो साइटिक नर्व अगर कुछ और ज्यादा कॉम्प्रेशन हो गया तो बढ़ जाएगा। फिर हम इसमें अनुवासन बस्ती देते हैं या मात्रा बस्ती देते हैं। तो धातु क्षयजन्य वात व्याधि जब रहती है साइटिका के सापेक्ष में, तो बस्ती जो है वो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। तो इसमें जो ये महाविषगर्भ तेल का अगर मात्रा बस्ती दे दिया जाए, या बला तेल, नारायण तेल, बल्य औषधियों का प्रयोग किया जाए, या यापना बस्ती का प्रयोग किया जाए, माधु तैलिक बस्ती का प्रयोग किया जाए, राज यापन बस्ती का प्रयोग किया जाए,
या दूध का क्षीर बस्ती, तिक्तक क्षीर बस्ती का, या बृहणीय गण के द्रव्यों से जैसे कि बला क्षीर पाक है, अश्वगंधा क्षीर पाक है, विदार्यादि क्षीर पाक है, ऐसे बल्य दूध में पका के उसका बस्ती दिया जाए या मात्रस का बस्ती दिया जाए, तो निरुपस्तंभित वात व्याधि जन्य जो साइटिका का पेन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से इसमें मधुर अम्ल रस के, मधुर विपाकी, शीत वीर्य के और गुरु और बल्य मेडिसिन देना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो बला बहुत ही अच्छा दवाई है जो बृहणीय गण में बताया और बल्य गण में बताया। तो बला वनस्पति का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, या बला का कोई भी मेडिसिन देते हैं, या अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, शतावरी का प्रयोग करते हैं, माश जो उड़ीद होता है उसका प्रयोग करते हैं, कुष्मांड का प्रयोग करते हैं। भस्मों में तो हमारा आयुर्वेद में इतना अच्छा खजाना है, जैसे अब्रक भस्म बहुत अच्छा काम करता है, लौह भस्म, बंग भस्म, रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म। इसी तरह से मासरस का हम लोग पीने के लिए प्रयोग करते हैं। और वहां पे अभ्यंग के लिए वसा का अगर प्रयोग किया जाए, कोई भी एनिमल फैट का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से जो ये शालीषष्टिक पिंड स्वेद उसका भी प्रयोग करने से फायदा होता है, या बला पुट्टली का प्रयोग करने से फायदा होता है, अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करने से फायदा होता है, महामाश तैल का प्रयोग करने से फायदा होता है, शतावरी कल्प, कुष्मांडावलेह, कुष्मांड पाक, और औषधियों में महायोगराज गुगुल, हेमगर्भ, वसंत कुसुमाकर रस, इनका अनुपान दूध या घृत शर्करा के साथ प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। खाने पीने में भी हमें आनुक मात्रस का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, युष का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे धातु क्षय है उसको हमें भरना है। तो धातु क्षय को भरने के लिए हमें बहुत सारे औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, और स्वेदन भी करना है तो नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, अलग अलग स्वेदों का प्रयोग करते हैं। ये हो गया निरुपस्तंभित, जहां पे धातु क्षयात्मक है, मतलब डिजनरेटिव चेंजेस आए हैं वर्टिब्रास में, L4 L5 S1 में, तब ये होता है। उपस्तंभित अगर वात व्याधि है जहां पे आम वात जन्य सिम्टम है, तो हम लोग क्या करते हैं, आम वात जन्य है तो वहां पे पहले तो दीपन पाचन करते हैं, आम वात की पहले चिकित्सा करते हैं। आम का पचन होना चाहिए, स्त्रोतोरोध को दूर करना चाहिए, क्योंकि हेतु सेवन होता है, आम दोष की उत्पत्ति होती है, वात का विमार्गमन होता है, साम वायु स्त्रोतो वैगुण्य करके स्थान संचय करता है, और वहां पे पेन होता है लेकिन वो शिफ्टिंग पेन भी बहुत ज्यादा होता है। तो हमें उस तरह से कोशिश करना चाहिए कि आम का पहले पाचन करें। आम अगर पचेगा नहीं तो हम कोई भी तेल और घी का प्रयोग करेंगे तो वो और बढ़ा देता है, और यहाँ पे मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति होती है जब आम बात जैसा साइटिका का पेन हो रहा है। तो इसमें दीपन पाचन, कटु रस वाली औषधियां, स्त्रोत रोग दूर करने वाली औषधियां, और रुक्ष औषधियां, उष्ण वीर्यात्मक औषधियां, लेखन करने वाली औषधियां, कटु और तिक्त रस के द्रव्य, कटु विपाकी द्रव्य, स्त्रोतोरोध नाशन करने के तो, और उसमें स्नेहन वर्ज्य होता है। हमें चिकित्सा करते समय अगर समझ नहीं आ रहा है कि आम बात जन्य है या मतलब उपस्तंभित है, निरुपस्तंभित है, तो हम जब चिकित्सा करते हैं तो उपशय अनुपशय से हमें पता चलता है कि हम बस्ती दे रहे हैं, तेल का बस्ती देने से बढ़ गया, सिम्टम बढ़ रहा है, तो वहां पे उपस्तंभित है, आम बात जन्य है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, जिन लोगों का नया प्रैक्टिस है उनको तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे रुक्ष स्वेद का प्रयोग करते हैं, बालुका स्वेद है, सालवण स्वेद, लवण वाला स्वेद, या ईंट के टुकड़े करके और उसको गर्म करके और पोटली में डाल के उसका स्वेद देते हैं, तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और गुग्गुल कल्प जो रहते हैं साइटिका का पेन में, दोनों तरह के उपस्तंभित और निरुपस्तंभित दोनों में फायदा करते हैं। तो कटु तिक्त रसात्मक गुग्गुल कल्प रहता है, कटु विपाकी गुग्गुल रहता है, उष्ण वीर्यात्मक रहता है, लेखन करने वाला है। तो गुग्गुल की दोषज्ञता यही रहती है कि वातज्ञ बहुत अच्छा बताया है और लेखन करने वाला है, तो गुग्गुल योगवाही भी है। तो जो भी मेडिसिन हम उसमें डालते हैं गुग्गुल कल्पों के साथ, तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो इसलिए हमें गुग्गुल का प्रयोग करना है। तो गुग्गुल में हम लोग क्या करते हैं, महायोगराज गुग्गुल, क्योंकि ये धातु क्षयजन्य अगर संप्राप्ति है तो महायोगराज गुग्गुल रौप्य युक्त होता है, तो धातु क्षयजन्य संप्राप्ति में बहुत अच्छा फायदा करता है। एक मिनट रुक जाइए। अभी ये देखिए, कभी कभी ऐसे वर्टिब्रास में स्टेनोसिस होता है, स्पाइनल स्टेनोसिस। तो इसमें कैसे, यहाँ पे भी नॉर्मल देखिए स्पाइनल कॉर्ड कैसे दिख रहा है, स्पाइनल कैनाल, लिगामेंटम फ्लेवम, फ्लैसेट जॉइंट, नर्व रूट, ये ऐसे ही नर्व निकलते हैं वर्टिब्रास के साइड में से। तो यहाँ पे स्टेनोसिस हुआ है तो बीच में देखिए कैसे सूख गया है ये सब, और जो ये हर्निएटेड डिस्क है ये किस तरह से हो रहा है,
टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है यहाँ पे। यही ऐसी ही संप्राप्ति हमें दिखती है। तो यहाँ पे धातु शैजन्य, तो वहां पे महायोगराज गुगुल देते हैं, अभ्रक भस्म देते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या करता है कि वो स्टेनोसिस को ठीक कर देता है, और स्नेहन होते जाएगा। जितना स्नेह मिलेगा उतना श्लेषक कफ बनेगा और सब चीज ठीक होगा। तो त्रिफला गुगुल का भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा हीलिंग करता है इन्फेक्शन। अगर अर्थराइटिस जैसा कंडीशन है तो त्रिफला गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से हम लोग रासना, दशमूल, गुडुचि, देवदार, एरंडमूल, लहसुन, हिंग, भल्लातक, कुपिलू, वत्सनाभ, त्रिफला, त्रिकटु, ये सब का प्रयोग करते हैं। और कल्पों में हम लोग योगराज गुगुल का प्रयोग करते हैं, कैशोर गुगुल का प्रयोग करते हैं, अमृता गुगुल का प्रयोग करते हैं, रासना गुगुल का प्रयोग करते हैं, सिंह अगर आमवात जन्य है तो सिंहनाथ गुगुल का प्रयोग करते हैं, रासनादिक्वात, महारासनादिक्वात, दशमूल क्वात, फिर दशमूलारिष्ट, भल्लातकासव, भल्लातक परपटी, देवदारवादिक्वात, फिर गंधर्व हरितकी, लशुनादिवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, महावाद विध्वंसक रस, फिर एकांग वीर रस, आम पाचकवटी। ये उपस्तंभित वात व्याधि के हिसाब से देना जरूरी है कि क्या, ये हमें बहुत बार मतलब पेशेंट में डायग्नोसिस करके और चिकित्सा देते टाइम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके फिर हमें चिकित्सा करना पड़ता है। चलिए मैं अभी अपने आप को हटा देता हूँ। अभी कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? कंचन मैडम आप कुछ बोलिए प्लीज। प्रणाम सर। बहुत अच्छा बताया सर। बिल्कुल सेम ऐसे ही पेशेंट मिलते हैं, उपस्तंभित और निरुपस्तंभित वाले। जैसे आम वातजन्य संप्राप्ति लगती है तो हमें बिल्कुल ऐसे ही सिंहनाथ गुगुल है, महारासनादि क्वाथ है, दशमूलारिष्ट है, आम वातरी रस, एकांग वीर रस, महावात विध्वंस, चंद्रप्रभा वटी का बहुत अच्छा रोल होता है सर इसमें भी, और पीड़ांतक वटी वगैरह पेन के लिए। तो पेशेंट काफी अच्छे से हम उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आम बात में जैसे कि हर एक जॉइंट में स्वेलिंग आना और पेन अधिक होना, या फिर जैसे स्टीफनेस आना, ये सभी प्रॉब्लम तो होती ही है। पर वो अगर उसकी कटी स्थान में अगर वो संप्राप्ति ज्यादा बढ़ गई है तो उस पेशेंट में ऐसे लक्षण दिखते हैं। वातरक्त में भी वैसे ही होता है। वातरक्त तो ओवरऑल बॉडी में तो दिख ही रहा है, पर वो वहां पे लोकलाइज्ड, वहां के संप्राप्ति में उसने ज्यादा संप्राप्ति वहां पे हो गई है उसकी, तो वो बिल्कुल साइटिका वाले सिम्टम्स दिखाता है। जैसे वातरक्त वाले सिम्टम्स अगर दिखाएगा तो हमें बिल्कुल सेम वायु और रक्त की चिकित्सा करनी पड़ती है वहां पे भी। जैसे केशर गुगुल है, आरोग्यवर्धिनी है, वातारी चूर्ण है, महारासनादि का सॉरी महामंजिष्टादि काढ़ा है। हमें थोड़ा सा रक्त प्रसादन के लिए भी वहां पे देना ही पड़ता है, और थोड़ा पित्त क्षमन के लिए भी देना पड़ता है। कामदुधा भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बार ऐसे वात रक्त वाले पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो पैर में बोलता है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, टिंगलिंग भी हो रहा है। तो बर्निंग सेंसेशन अगर है तो हमें थोड़ा सोच के ही करना पड़ता है। पर ऐसा भी नहीं है, पर वहां पे समझो न्यूरोपैथी टाइप कुछ डेवलप हो रहा है, तो वहां पे पेशेंट बर्निंग सेंसेशन भी बोलता है, पर वो वात रक्त का है या न्यूरोपैथी का है। मतलब हमें थोड़ा सा डायग्नोस करते आना ही चाहिए। पर जब हम एक बहुत सारे पेशेंट देख लेते हैं ना, तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। एक्चुअली पेशेंट हमारे लिए सबसे पहले गुरु हो जाते हैं, क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ते हैं या फिर हमारा जो भी संहिताएं पढ़ते हैं, हमको उतना इतना मतलब हम बुकिस्ट टाइप हमारा नॉलेज हो जाता है। पर एक्चुअली जब हम पेशेंट देखते हैं तो हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। अभी तो अरविंद सर है कि बहुत अच्छा से हमें बिल्कुल अच्छे से, मतलब जैसे ऐसे लगता है कभी कभी कि हमने ये पेशेंट तो देखा नहीं है, पर पेशेंट आ गया तो सर इतने अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि उस पेशेंट सामने आ गया तो भी हमें डायग्नोसिस बिल्कुल तुरंत हो जाता है। तो हमें बिल्कुल सटीक, मतलब हर जब जो भी न्यू कमर्स है या न्यू डॉक्टर्स सर को सुनते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल हर एक चीज को खुद विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि ऐसे हो सकता है। और अब जब हम पेशेंट देखते हैं तो हम उसमें फिर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें धीरे धीरे करके बिल्कुल हम 100% सफल, मतलब धीरे धीरे करके ही आने वाला है, वो एकदम से नहीं। बहुत बार हम गलतियां भी करेंगे, जैसे कि अभी हम उपशय अनुपशय से भी वहां पे सीखना है। जैसे सर ने अभी बताया कि ऑयल का बस्सी देने के बाद अगर पेशेंट का पेन बढ़ रहा है, तो हमें उसी टाइप से सोचना है कि फिर नहीं हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं ट्रीटमेंट, या नेक्स्ट टाइम फिर उसको थोड़ा सा मेडिसिन चेंज करके देना पड़ेगा। पर हम ऐसे पेशेंट बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इतना है कि मतलब मैंने जितने पेशेंट मैंने देखे हैं और जितने ट्रीट किए हैं, तो हम आयुर्वेद से 100% ये पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। जी सर। और मैं अभी आम बात का बताया संप्राप्ति कि वहां पे आम है,
लेकिन ऐसे ही वात रक्त के भी पेशेंट आते हैं जहां पे इंजरी हुआ रहता है, रक्त संचय हुआ रहता है, वात का प्रकोपक आहार विहार होता है, खाना खाने के बाद तुरंत ही पैर लटका के बाइक चलाना। पहले के जमाने में लोग ऊंट की सवारी करते थे, वृक्ष आहार खाते थे, रक्त की भी दुष्टि करने वाला आहार विहार का सेवन होता था। तो आज भी होता है जंक फूड खा के और तुरंत ड्राइविंग करने लगना, बाइक का किक मारे और चलने लगे, आजकल तो बटन स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, वातरक्त जैसी संप्राप्ति होगी, साइटिका है, तो उसमें बहुत ज्यादा वेदना होगी, पैरों की उंगलियां में, पर्व संधियों में बहुत ज्यादा वेदना होगी। चूहा काटता है ना तो जैसे वेदना होती है, वैसे मूषिक दंशवत वेदना होती है। रेडनेस होता है, आरक्त वर्णता उंगलियों में होता है, और उष्ण स्पर्श, गर्म लगेगा, और स्पर्शा सहत्व, कभी कभी ज्वर भी आता है, इतना ज्यादा वेदना होती है। उसी तरह से कंडू, अगर उत्तान वातरक्त है तो स्किन के ऊपर रहेगा, सुपरफिशियल त्वचा और मांस के आश्रित वातरक्त की संप्राप्ति भी है, तो इसमें सुपरफिशियल क्या होगा, कंडू, दाह, रुझा, तो स्फुरण, ये रहेगा। त्वचा काले रंग की हो जाएगी, पैरों की उंगलियां से शुरू हो जाए। उसी तरह से गंभीर वातरक्त अगर होगा तो गंभीर वातरक्त में मेद, अस्थि और मज्जा का आश्रय से होता है गंभीर वातरक्त। तो उसमें शोथ होगा बहुत ज्यादा, काठिन्यता होगा, वेदना अधिक होगा, दाह होगा, बर्निंग होगा बहुत ज्यादा, तोद, सुई चुभोने की तरह वेदना होगी, स्फुरण, जैसे फड़क रहे ऐसे होगा, और पाक, पकने लगेगा ऐसा। उसी तरह से इसमें टूटने की तरह, जैसे हड्डी टूट रही है, इतना वेदना सीवियर होने लगता है। और मज्जा और संधि, अस्थि, सभी जगह वेदना होती है, भयंकर वेदना होती है। कभी कभी अचानक ही अकस्मात वेदना होने लगती है, और कभी कभी वहां पे नमनेस आता है, बाधिरता, सुन्न पड़ जाता है पूरा। कभी कभी अवयव वक्र होने लगते हैं, जैसे कि धनुष की तरह सोचेंगे ना, बो टाइप, वैसे धनुष की तरह होने लगता है, पूरा पैर ही धनुष की तरह होने लगता है। तो खंज और पांगुल्य, ये भी सिम्टम्स आने लगते हैं। उसी तरह से ब्लैकिश, पैर की उंगलियों से ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। श्रोथ जो रहता है उसमें बर्निंग होता है बहुत ज्यादा। ठंडी जब आती है, ठंडा पानी पड़ गया या ठंडा हो गया, तो बहुत ज्यादा वेदना बढ़ जाती है। और इसमें तो हमें वातरक्त भी हो सकता है, या आमवात भी हो सकता है, या कभी कभी दोनों हो सकता है, मतलब वातरक्त भी है, आमवात भी है, और ग्रदसी वात भी है, ये सब साथ में होने लगता है। चलिए आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं और बताता हूँ, और डीप में जाएंगे। डॉक्टर महेंद्र सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे जरूर, ग्रदसी वात के। जी सर। हाँ सर, ग्रदसी बात के बहुत सारे पेशेंट देखे, उसमें दो तीन तरह से अपन, एक तो जैसे अब ये जो धातु क्षय वाला है उसके हिसाब से देखते हैं, एक आम बात के हिसाब से देखते हैं, एक बात रक्त के हिसाब से। तो उसमें जो बात रक्त वाला होता है उसकी जो स्वेलिंग होती है, उसमें सूजन होती है और गर्माई होती है उसमें। और आम बात वाले में सूजन तो होती है, लेकिन वो जो शोथ होता है वो शरीर उसका ठंडा रहता है। और धातु क्षय वाले में पेन बहुत बहुत तीव्र होता है उसमें। और उसमें जो अपन एमआरआई में कराते हैं उससे भी मालूम पड़ जाता है उसका धातु क्षय क्या है। तो उसमें उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट तीनों का अलग अलग कर सकते हैं। और उसमें तीनों तरह के पेशेंट अपने को जनरली में मिलते हैं सर, इस तरह के। तो अपन जैसे धातु क्षय जन्य उसमें ब्रंगण दवाइयाँ, औषधियाँ देके और दर्द की दवाई देके उस तरह से अपन और स्नेन स्वेदन करके कर देते हैं। आम बात में अपन स्नेन नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें रुक्ष स्वेदन करते हैं। और बात रक्त में अपन जितनी बात की और रक्त की जो मेडिसिन है उसके हिसाब से अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें ये आराम मिल जाता है पेशेंट को सर। बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपने पेशेंट देखे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, अगर आपको इच्छा हो तो? या वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? वीना मैडम, शशि मैडम, कुछ बोलना चाहेंगी? योगासन वगैरह बता सकती हैं? शशि मैडम अगर सुन पा रही हैं तो बोलिए प्लीज, नहीं तो आप हाँ सुनिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ। सियाटिका का जो पेशेंट्स रहते हैं इसमें जैसे योगासन भी काम करता है, इसमें गुल्फ मर्म का स्टिमुलेशन काफी अच्छा काम करता है। शुरुआत में तो एंटी रूमेटिक ग्रुप वाले ही योगासन करने को कहती हूँ मैं, क्योंकि पहले बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आए। इसमें मेजॉरिटी जितने सियाटिका के पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने कल सर मतलब बताया था, बहुत अच्छा लगा। इंजरी वाले केसेस भी रहते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं ना सिर्फ डीजनरेटिव चेंजेस वाले पेशेंट रहेंगे, ऐसे नहीं होते। कई बार आपके पास खासकर यंग एज के आते हैं, जैसे मेरे पास एक बच्चा आया था, वो गांव में गिर गया था,
तो 17-18 साल का था, वेटर का काम करता था। फिर ऐसे सारे पेशेंट को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रेस्ट वगैरह भी नहीं कर पाते उनका। जैसे स्वीपर वगैरह वाले काम करना होता है तो उनको झुकना उकना सारी चीजें पड़ती हैं। तो इस तरह की चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर महायोगराज गुगलू और बृहदवाद चिंतामणि रस जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। अधिकतर हमने जो सियाटिका के पेशेंट देखे उन सब में कब्ज का तकलीफ रहा ही है, तो वातानुलोमन होना बहुत जरूरी है। दीपन पाचन तो है ही चिकित्सा उनकी मेन। लॉन्ग टर्म में चूंकि डिजेनरेटिव अगर चेंजेस हैं तो बस्ती वगैरह भी बहुत बढ़िया काम करेगी, और डाइट में भी काफी ज्यादा उनको चेंजेस करने पड़ेंगे जो उनका उससे बढ़िया रहेगा। और वहां पर कटी बस्ती वगैरह भी काम करती है। और योगासन में अगर मैं कहूँ तो जैसे उत्तान पादासन वगैरह जहां पर भी पैर उठाते हैं, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट पार्ट करें जो सिंपल सिंपल सा है, फिर वहां पर आ पाएंगे। अदरवाइज पेन वगैरह होता है तो पेशेंट को नहीं कर सकते। हालांकि मैंने तो सियाटिका में अग्निकर्म भी किया है, बट अग्निकर्म अगर ज्यादा दर्द रहता है तब तो काम करता है। माइल्ड पेन में पता नहीं चलता पेशेंट को डिफरेंस अग्निकर्म का क्या है। और मेनली डिफरेंशिएट हमें करना आना चाहिए। जैसे मेरे पास सियाटिका के पेशेंट अधिकतर तब आए जब मैं उस दर्पण से नहीं जुड़ी थी। अभी तो और अच्छे से हम लोग परीक्षण कर पाते हैं, और जब और अच्छे से टेस्ट हो पाता है, डायग्नोसिस हो पाती है, तो और बढ़िया ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर मैं सर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिन लोग का भी अस्थि धातु मतलब सन अगर कमजोर होता है तो उन सारे लोग के साथ होता है। तो मेरा पहला शर्त होता है कि आप रात में जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। वही सिंपल सी है, जैसे बोलते हैं ना कि दीवा सहन से कफ बढ़ेगा आम बढ़ेगा। तो ऐसे सारे अधिकतर मरीज जो हमने देखे हैं वो सब सारे लोग ऐसे होते हैं कि सूर्योदय होने के बाद भी 1-2 घंटे तक सो रहे हैं, उसके बाद उठते हैं। तो उनकी जो डेली रूटीन है, क्योंकि सन का एक एट्रीब्यूट होता है डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, तो हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना होता है। रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, प्राणायाम योगा एक्सरसाइज करें और आलस नहीं करें। और चीजें कर सकते हो तो सन बाथ वगैरह है, जैसे सूर्य नमस्कार करना। तो सूर्य नमस्कार तो हम बाद में ही कर पाएंगे, जब बॉडी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। सूर्य भगवान को अर्घ देना, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सब चीजें करते हैं। और भी अच्छा करना चाहते हैं तो फादर एंड फादर फिगर का रेस्पेक्ट करना होता है। तो जितना बढ़िया सन हो जाता है उतना बढ़िया आपकी बोन्स की मतलब हेल्थ हो जाती है, और उससे आपसे सियाटिका में काफी ज्यादा आराम आता है। जी सर, थैंक यू। हाँ, आपने सन का बताया तो उससे कोरिलेट ये कर सकते हैं कि विटामिन डी मिलता है सनलाइट से और हाँ सर, हड्डियों का वो है पोषण होता है। एक्चुअली मेन तो सिस्टम ये है सन का पॉजिटिव एट्रीब्यूट में है कि रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। तो जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं ना कि अगर दिवासन का मतलब है सूर्योदय के बाद भी अगर आप सो रहे हैं तो दिवासन में काउंट होता है। तो जिनका भी सन वीक होता है वो सारे लोग दिवासन करने वाले होते हैं। मतलब सुबह लेट उठेंगे ना, डिसिप्लिन रह ही नहीं जाएगी उनकी, डेली रूटीन मेंटेन ही नहीं रह जाएगी। तो जो प्लैनेट्स वाला सिस्टम होता है वो हमारे, सिंपल सी बात है, हेल्दी लाइफस्टाइल को डिनोट करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीजें करनी मुश्किल होती है तो इसको नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा भले काम करते हैं। जी सर, ठीक थैंक है, यू सर। अभी मैं कुछ बताऊंगा वो आप लोग सुनिए और उसके बाद में आप लोग अपना विचार रखिए। जब हम ग्रदसी बोलते हैं तो ग्रद, ग्रदवत, ग्रद मतलब जो गीदड़ होता है उसको संस्कृत में ग्रद ऐसे बोलते हैं। तो गीदड़ की तरह चलना। तो गीदड़ जो होता है ना, एक ऐसा प्राणी होता है कि वह मांस को नोच नोच के खाता है। पहले तो शेर शिकार करता है, शेर शिकार करने के बाद जो चीज छोड़ देता है, तो जो ये गीदड़ होता है वो आता है और शेर के बाद जो बचा कुछ है वो खींच खींच के खाता है। वो जब खींचता है तो उसको ना, जो कमर में जो उसका जो बोन है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो वह भी इतना जोर से होने की वजह से वह भी टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। तो उसकी जो चाल होती है, क्योंकि उसको भी पेन हो रहा है चलते टाइम, तो वैसी ही चाल मनुष्य की भी हो जाती है। इसलिए आचार्य लोगों ने उपमान प्रमाण का प्रयोग करके गृदसीवत मतलब गृधवत वेदना, वो जब चलने की जैसे वेदना होती है उससे गृदसी ये नाम दिया है। अब इसमें जैसे का हमारा शरीर का जो गेट होता है GAIT, मतलब जो पोस्चर होता है वो टेढ़ा हो जाता है। इंसान ऐसे लंगड़ लंगड़ के चल रहा है, क्योंकि एक पैर वीक है और एक पैर मजबूत है, तो उसको बहुत वेदना हो रही है, मूवमेंट इजीली नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो लंगड़ लंगड़ के चल रहा है, थोड़ा झुक झुक के चल रहा है। तो इसमें इसीलिए इसको ग्रदसी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मेन जो दोष है ये वायु होता है। तो कभी कभी कफावृत वायु ऐसे रहता है। हम और डीप में जाते हैं, इसको और समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग 5 वायु के प्रकार देखते हैं, तो प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु ये सब देखते हैं। तो वायु में जो सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहता है वो अपान वायु, क्योंकि अपान का क्षेत्र है। और व्यान वायु, व्यान वायु और अपान वायु
और उसमें भी अपान वायु जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। और इसमें जो अपान वायु को प्रकोपित करने वाले हेतु हैं, तो वह भी इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे वेगावरोध कर दिया बहुत ज्यादा, मल का और वायु का अवरोध किया, मूत्र का अवरोध किया, यह भी हो सकता है। और ग्रदसी में जो रहता है वो शक्ति को उपक्षेप करना, उठाना, वह निग्रह होता है, मतलब वह ठीक से उठा के नहीं चल पाता है, और रुक्षता भी बढ़ने लगती है। तो लोअर लिम्ब जो है वह अफेक्टेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि, और इसके साथ में व्यान वायु का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। व्यान वायु पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कर रही है, पूरे शरीर में संचारी है, तो वह भी कहीं ना कहीं व्यान वायु अफेक्टेड है। और यहाँ पे कफ में देखे तो अवलंबक कफ और श्लेषक कफ, उसका अवलंबक कफ जो रहता है वो हृदय में रहता है, लेकिन पूरे बॉडी में भी जहां पर भी अवलंबन देना है, स्थिरता देना है, ताकत देना है, वो अवलंबक कफ रहता है। तो यह अवलंबक कफ जो है, जो अपने पूरे जो वर्टिब्रास को ताकत दे रहा है, वह डिस्टर्ब हुआ रहता है। और अपान वायु बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब किया रहता है, मतलब वह विकृति ला देता है वहां पे। तो इसमें वायु का जो है वो शीत गुण बढ़ा हुआ है, रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, इसको हमें देखना है। और वो शीतता और रुक्षता, चलता, ये सब बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वहां पे डीजनरेशन, वायु सुखाने लगता है अवलंबक कफ को। अवलंबक कफ को ऐसा आचार्य लोगों ने कहा है कि हृदय में रहता है, लेकिन कुछ आचार्य का मत है कि अवलंबक कफ जो है वह अपने वर्टिब्रास में भी रहता है। श्लेषक कफ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, श्लेषक कफ हर ज्वाइंट में है, लेकिन अवलंबक कफ का भी स्थान कुछ आचार्य पूरे अपने जो ये पृष्ठवंश है, जो पूरा पीठ का जो रीढ़ का हड्डी है, उसमें भी मानते हैं, तो वह डिस्टर्ब हुआ रहता है। श्लेषक कफ भी है और अवलंबक कफ भी, ऐसा मत मतांतर है। उसमें आगंतुक कारण भी एक कारण होते हैं, जिसमें आघात लगता है, चोट लगता है। तो इसके वजह से अभिघात जब होता है तो वो डायरेक्ट ही वायु का प्रकोप करके, अब आघात ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के रूप में दिया जा रहा है, तो आघात किया जा रहा है, आघात हो रहा है सुई के रूप में, वह भी ग्रदसीवात का कारण हो सकता है। नर्व में इंजुरी किया जा रहा है, कभी कभी सीएसएफ निकाल के और वहां पे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, वह भी ग्रदसीवात का हो सकता है। या बटक रीजन में अगर साइटिक नर्व के आसपास अगर इंजुरी हो गया, क्योंकि कमर में बहुत सारे डॉक्टर लोग देते हैं इंजेक्शन, उस टाइम में भी अगर साइटिक नर्व के आसपास कुछ हो गया, इफेक्ट हो गया, इंजुरी हो गया, तो वह भी ग्रदसीवात का कारण हो सकता है। और दूसरा क्या है कि इसमें अस्थि धातु का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, वर्टिब्रास का इन्वॉल्वमेंट है तो अस्थि धातु का ही है, नर्व का है तो मज्जा धातु का है, मांस धातु का भी, क्योंकि मांस का शोष होने लगता है, इसका है, और कंडराओं का भी है, इसमें स्नायु का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। और चरकाचार्य जी ने क्या बोला है कि स्तंभ होना, सुप्ति होना, तोदवत वेदना होना, संचारी वेदना होना, ये सारे सिम्टम्स बताए हैं। तो हमें ये सब कंसिडर करना है चिकित्सा में। अगर स्नायु और कंडरा पे काम करना है हमें, तो रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, और खर पाक से कंडरा और स्नायु बनती है, तो हमें रक्त धातु को भी अच्छा करना है। और कंडरा और स्नायु है केवल रक्त से ही नहीं बन रही है, वहां पे मेद धातु का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो मेद को भी हमें अच्छा करना है, मांस धातु को भी अच्छा करना है। इस ये सब चिकित्सा हमें सोच के चिकित्सा करनी है। केवल आप यही सोचेंगे केवल तेल का बस्ती दे दिया और पेन किलर दे दिया, गूगल कर दे दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें धातु के हिसाब से रक्त का प्रसादन अच्छा होना चाहिए, रक्त मोक्षण भी करना चाहिए। अशुद्ध रक्त निकालेंगे, माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा होगा, अच्छा रक्त आएगा, गंदा रक्त निकालने से अच्छा रक्त आएगा, तो वो हीलिंग करेगा, माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा करेगा, तो जो डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं वो रीजनरेशन होने लगेंगे। और कफ बढ़ाने वाली चीजें, वो भी ऐसा कफ नहीं कि आइसक्रीम खाने लगे, कफ बढ़ाने वाली चीजें जैसे हम लोग तेल या घृत तेल, वसा मज्जा, जो प्राकृत कफ को बढ़ाए, वहां के श्लेषक कफ को अच्छा करे, अवलंबक कफ को ताकत दे, वह चीजें हमें देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर निदान देखें तो वात प्रकोपक निदान, अगर वात रक्त है तो वात और रक्त के दोनों के निदान मिलते हैं, आम वात है तो आम को उत्पन्न करने वाले, वो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पे वायु अगर दोष देखें तो अपान वायु की दृष्टि है, व्यान वायु की दृष्टि है, और कफ दोष, श्लेषक कफ और अवलंबक कफ। श्लेषक कफ को ज्यादा हम प्रधानता देते हैं, अवलंबक कफ को हृदय का स्थान बोलते हैं, हृदय में अवलंबक कफ रहता है। लेकिन कुछ आचार्य बोलते हैं कि पूरे वर्टिब्रास में भी अवलंबक कफ रहता है, जो अवलंबन करता है, ताकत देता है। इसी तरह से दूसरे देखेंगे तो कंडरा इसमें इन्वॉल्व है, लिगामेंट्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साइड में कंडराएं लगी रहती हैं,
जो वर्टिब्रास को एक पोस्चर में रखती हैं। कंडरा इन्वॉल्व है, अस्थि इन्वॉल्व है, मज्जा इन्वॉल्व है, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, सिराएं इन्वॉल्व है। जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको सिरा बोलते हैं। आर्टरीज भी इसमें इन्वॉल्व है, वेन्स भी इन्वॉल्व है, स्नायु भी इन्वॉल्व है। जब उसी 2 तरह से घंटे ही मिलेंगे पढ़ने के लिए, आपको पता है ना, आने के बाद आपको नहीं टाइम मिलेगा, आप रिवाइज भी नहीं कर सकते अगर आपको आता होगा तो पहले। अच्छा रुचि मैडम, आप बच्चों को डांट रही हैं, मुझे लगा मुझे डांटने लगी, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सॉरी सॉरी। तो अब इसमें ये देखना है कि स्फिक रीजन जो रहता है और कमर, पीठ का रीजन, पीठ के नीचे जो रीजन है वहां पे दर्द होने लगता है और वो संचारी होके नीचे तक पैर के पंजों तक, पैर के उंगलियों तक ये दर्द होने लगता है। और इसमें स्त्रोतस देखें तो अस्थि व स्त्रोतस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, मज्जा व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मांस व स्त्रोतस इन्वॉल्व रहता है। और स्त्रोतो दृष्टि अगर देखते हैं, अति प्रवृत्ति संगो व सिरणम ग्रंथियोपि व विमार्गनम चेति स्त्रोततम दृष्टि लक्षणम। तो इसमें विमार्गमन अगर देखेंगे तो उसमें आम अगर श्लेषक कफ को हटा के खुद बैठ जा रहे तो विमार्गमन, नहीं तो ज्यादातर संग ऑब्स्ट्रक्शन वाला यहाँ पे हमें संप्राप्ति देखने को मिलती है। और रोग मार्ग देखेंगे तो मध्यम रोग मार्ग है, क्योंकि मर्म और अस्थि संधि मध्यम रोग मार्ग है, तो वहां और मध्यम रोग मार्ग वाले चिकित्सा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कृच साध्य होता है। और इसमें व्यक्ति कहाँ होता है, मतलब अभिव्यक्त कहाँ होता है, अभिव्यक्ति इसमें स्फिक रीजन में पेन हो रहा है, कटी में हो रहा है, फिर पृष्ठ में हो रहा है, उरु में हो रहा है, जानू में हो रहा है, जंघा में हो रहा है और पाद पैरों में हो रहा है। तब अब चिकित्सा पे आते हैं। अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे आदरणीय गुरुजी के नोट से पढ़ा रहा हूँ। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करके हमारे सर लोग हमें पढ़ाते हैं। मतलब मैं भाग्यशाली हूँ कि हमारे गुरुजी लोगों ने एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया है कि यहाँ पे कंडराएं भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्नायु भी इन्वॉल्व है, मांस धातु भी इन्वॉल्व है। तो आप लोग केवल 2-3 मेडिसिन का प्रोटोकॉल लेके चलेंगे तो आप कभी चिकित्सा कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको पूरा चीज एनाटॉमिकली क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, साइटिका का अगर आप ठीक कर रहे हैं, पूरा अच्छे से उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। तो चिकित्सा आप करते हैं तो बहुत सारे एंगल हमें देखना चाहिए। कभी कभी कफावृत वात की चिकित्सा हमें करनी पड़ती है, कफावृत वात के सिम्टम्स दिखते हैं, वात का अनुलोमन करने वाले, क्योंकि वहां पे वायु रुका हुआ है और वायु कैसा है, कभी कभी मूढ़ वायु रहता है, बेवकूफ की तरह वायु जाके स्तंभ कर रहे हैं। तो उस वायु को, जो दूषित वायु है, जो अटका हुआ है संधियों के पृष्ठ में जाके अटक गया है, और वो शैतान बच्चा है, अटक गया, अगर आप शैतान बच्चों को एक रूम में बदल देंगे तो वो धाड़ धूड़ करेंगे, वैसे ही वो संधियों में जाके वायु अटका हुआ है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटके हुए हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम वातानुलोमन चिकित्सा जब देते हैं, और जैसे हरित की दे दिया, एरंड हरित की दे दिया, या एरंड तेल में शुंठी गर्म पानी के साथ दे दिया, तो वायु का अनुलोमन करते हैं। जब वायु निकलेगा तभी वेदना कम होगी और सूजन कम होगा। तो हमें वायु के अनुलोमन करने की चिकित्सा देनी है। विरेचन कर्म करना बहुत जरूरी होता है कभी कभी, ताकि वायु की जो गति है वो अच्छे से, जो अपान वायु की गति है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो विरेचन चिकित्सा भी काम करती है। कभी कभी उष्ण वीर्यात्मक औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वायु शीत और स्तंभ, शीत गुण से स्तंभ कर रहा है, स्टिफनेस ला रहा है, तो वहां पे उष्ण चिकित्सा, जैसे रुक्ष स्वेद कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग बालुका स्वेद हो गया, या फिर हम लोग नाड़ी स्वेद दे रहे हैं, संकर स्वेद दे रहे हैं, प्रस्तर स्वेद, या फिर हॉट वाटर बैग का दे रहे हैं। कुछ उष्ण चिकित्सा करने से रिलीफ मिलता है, वायु शमन होता है। उसी तरह से अगर आवरण जन्य संप्राप्ति है, जैसे कफावृत अपान है, तो वहां पे आवरण को दूर करने वाली दवाइयां, जैसे लहसुन शीरपाक दे दिया, लहसुन आदि बट्टी दे दिया, या फिर बस्ती दे दिया, एरंड मुलादी तेल का बस्ती दिया, या एरंड मुलादी काढ़े का बस्ती दिया, तो आवरण को वो दूर करता है। इसी तरह से एक्सटर्नली जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें कभी कभी रुक्ष चिकित्सा करनी पड़ती है, कभी स्निग्ध चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इससे कभी कभी लेप चिकित्सा भी करनी पड़ती है। जो उष्ण विरात्मक द्रव्य है ना, उसका हम लोग लेते हैं शुंठी वगैरह डाल के और लेप लगाते हैं, तो लेपन चिकित्सा से भी ये ग्रद्धसी वात में बहुत रिलीफ मिलता है। कभी कभी स्नेह अभ्यंग चिकित्सा भी करनी पड़ती है। तो अगर हमें केवल वात की चिकित्सा करनी है तो हमें स्नेहन करना पड़ता है। कभी कभी निर्गुंडी का हम प्रयोग करते हैं, पारिजातक का काढ़ा अगर हम देते हैं तो ग्रद्धसी वात के लिए बहुत अच्छी दवाई है।
निर्गुंडी का प्रयोग करते हैं, तो वह भी गृहस्थीवाद के लिए बहुत अच्छा दवाई है। अब आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। मैं बोलते बोलते थक गया। कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप क्या देती हैं मेडिसिन? कंचन जी मैडम, सर। जी जी बोलिए मैम। सर। सर इसमें बहुत आपने जो बोला ना हार सिंगार जिसे बोला जाता है पारिजातक, वो बहुत अच्छा काम करता है सर। और इसकी वटी भी आती है आजकल मार्केट में, पारिजातक गुटिका करके। हार श्रृंगार वटी करके आती है, पारिजातक क्वाथ करके भी आता है। और हम अगर देखें तो गांव साइड में इसके छोटे छोटे से, मतलब इतने छोटे नहीं पर प्लांट, मतलब पौधे होते हैं और बहुत सुंदर फूल आते हैं उस पे। तो वो हम बहुत बार ऐसे होता है कि जिनके घर पे है तो वो घर पे भी काढ़ा बना के ले सकते हैं उसका। मतलब 5-6 पत्तों को पानी के साथ बॉईल करके उसको अच्छे से छान ले और फिर उसको गरम गरम या फिर थोड़ा सा हल्का लुकवार्म करके उसे पिए तो बहुत अच्छा फायदा करता है सर ये। सच में बहुत अच्छा फायदा करता है इसका। अगर हम काढ़े में भी इस्तेमाल करें ना, मतलब स्वेदन के लिए, तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। रासनादिक क्वाथ का भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है सर। मैंने तो मतलब कल भी मैंने सभी मेडिसिन बताई थी, वही सेम मेडिसिन मैं अभी भी बता रही हूँ। जैसे एकांग वीर रस काम करता है, महावात विध्वंस। हम आपने जैसे बोला कि हमें हर एक स्रोतस पे काम करना है, हर एक धातु पे काम करना है, हमें हर एक दुष्ट पे काम करना है। तो हम बिल्कुल ऐसे ही हमारा पूरा ये होना चाहिए कि उसमें पेशेंट में रक्तल्पता दिख रही है क्या, या फिर हमें कौन से धातु का इन्वॉल्वमेंट है, हम उसमें क्या कमी है। मतलब ये पूरा सोच के अगर हम बनाए ना हमारा पूरा मेडिसिन, तो बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एकांगवीर, महावाती ध्वंस, स्वर्णमाक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी है, गोदंती भस्म है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बार ना शिलाजित रसायन का भी बहुत अच्छा फायदा होता है यहाँ यहाँ पे। यहाँ पे जैसे टिंगलिंग सेंसेशन बहुत अगर पेशेंट में है तो शिलाजित रसायन बहुत अच्छे से, मतलब वो वात नाड़ियों पे काम करता है, वायु पे और कफ पे काम करता है, एक बल प्रदान करता है। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा दिखता है शिलाजित रसायन का भी। रसराज बहुत अच्छा फायदा करता है, बृहदवात चिंतामणि, ये स्वर्णकल्प। जैसे कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, पेशेंट अफोर्डेबल है, तो हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं। त्रयोदशांग गुगुल, महायोगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, पीड़ांतक वटी, पीड़ांतक क्वाथ, इवन पीड़ांतक पीड़ानिल गोल्ड टैबलेट, ऑर्थोग्रेट, केशर गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, विषय तेंदुक वटी भी बहुत बार देती हूँ मैं इसमें। ये इन सभी का बहुत अच्छा यूज होता है। कैस्टर ऑयल भी अनुलोमन के लिए देना पड़ता है। जैसे आम वात जन्य संप्राप्ति हो रही है तो हम या वहां पे कैस्टर ऑयल थोड़ा सा दूध के साथ और थोड़ा शुंठी मिला के उसे पिला दे। मैं ऐसे देती हूँ कि जैसे 3 दिन मैंने पहले कैस्टर ऑयल दिया, फिर 7 दिन का गैप करके, फिर हफ्ते में 2 बार, ऐसे मैं उसको कंटिन्यू कराती हूँ। तो उसका जो एक अच्छे से पेट साफ होना स्टार्ट हो जाता है, उसका जो अटका हुआ वायु है वो पूरा निकल जाता है, पेशेंट का पेन काफी अच्छे से कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को है तो है 100%। पेशेंट हमें बोलता ही है कि मेरा पेन अभी एग्रीवेट हो गया। मतलब उसको हम अगर महीने में पूछेंगे तो बहुत बार बोलता है नहीं, जिस दिन पेट साफ अच्छे से होता है उस दिन मुझे पेन कुछ भी नहीं समझ में आता है। और समझो जिस दिन मेरा पेट एकदम भारी है, बहुत ज्यादा ब्लोटेड है, तो फिर उसे उस दिन वो पेन ज्यादा लगता है। क्योंकि पेट में जो वायु रहता है वो हमारी वर्टेब्रास को भी प्रेस करता है, इस वजह से वो जो नर्व है वो और प्रेस हो जाती है और पेन और बढ़ जाता है। इसीलिए फिर आसन भी वैसे ही बोले जाते हैं जैसे कि वहां पे उसका प्रेशर कम हो जाए। जैसे ताड़ासन में एक्चुअली वही होता है कि हम 2 हाथ ऊपर करके और पैर पैर के उंगलियों पे खड़ा रहने के लिए बोलते हैं। पर बहुत बार ओल्ड एज पर्सन है तो वो पैर के उंगलियों पे तुरंत खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो उस समय मैं उसको वॉल का सपोर्ट लेके उसको हाथों को ऊपर करके, ताकि पूरा अपर बॉडी थोड़ा हल्का स्ट्रेच हो जाए, और उसका जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है मतलब वहां पे नर्व्स और डिस्क के बीच में, तो वो प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता है, पेन जल्दी कम हो जाता है। सेतुबंध आसन में भी सेम वैसे ही होता है।
अब पहले इनिशियल फेज में कभी भी मैं पवन मुक्तासन है या मरकटासन है या फिर भुजंगासन ये कभी नहीं बोलती हूँ। जैसे जैसे पेन कम होता है, जैसे जैसे मुझे लगता है कि नहीं अभी हर्निएटेड डिस्क एकदम नॉर्मल हो रही है, तो फिर धीरे धीरे करके उसमें लचीलापन लाने के लिए फिर मैं ये बताती हूँ। तो उसमें बहुत अच्छा भुजंगासन का भी फायदा होता है। पर पेशेंट क्या करता है ना बहुत बार की जो ट्विस्ट करने वाली आसन कर लेता है और उसका पेन बढ़ा के आ जाता है फिर। तो हमें स्पेशली उनको बताना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब जो भी आसन करोगे उसमें ट्विस्ट नहीं होना है। ये इसमें स्पेशली आगे आगे झुकना नहीं है। जैसे कि हम हर्निया के पेशेंट में पीछे झुकना नहीं, पीछे झुकने वाले आसन अवॉइड कराते हैं, वैसे यहाँ पे आगे झुकने वाले आसन जैसे पश्चिमोत्तानासन भी पेशेंट करेगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सूर्य नमस्कार भी करेगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही आसन होने चाहिए जो कि उसका बैक में बिल्कुल स्ट्रेंथ अच्छे से बनाए रखे, उसकी मांसपेशियों को जो एकदम स्टीफ हो गई है उसको रिलीज करे। तो ये बहुत अच्छा फायदा करते हैं सर। जी सर। जी, थैंक यू आपका। आपने बहुत अच्छा बताया। अभी मैं कुछ और मेडिसिन बताता हूँ, क्योंकि ना हेलो, हमें नमस्ते सर। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए मैं सर। सतीश सर, मेरे हाँ को जी, एक पूछने का था सर। हाँ जी। सूर्य नमस्कार कर सकते क्या आप? कांचन हम मैडम ने बोला ऐसे था आगे जो। स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं, वहां पे रुक्षता आ गई है। अगर सूर्य नमस्कार जैसे करेंगे तो और ज्यादा पेन बढ़ने का चांस रहता है। एकदम अच्छा, ठीक स्टार्टिंग में नहीं करना है, है। ओके कंडीशन सर। देख के। ठीक है, ओके। मीना मैडम, मैं आप कुछ बोल बोलना चाहती हैं? हाँ सर। हाँ, मैं पहले ही पेशेंट आने के बाद ही में ही मैं नागरमोथा, शुंठी और पारिजातक का काढ़ा बना के लेने को बोलती हूँ। मैं मृदु विरेचन यानी शुंठी के साथ एरंडा तेल 30 मिली एरंडा तेल रात को शुंठी 10 ग्राम शुंठी के साथ देते ही रहती हूँ, बहुत दिन देती हूँ, रोज देती हूँ ये। और ज्यादा पेन है तो वो पॉइंट देख के वहां पे मैं जलोका लगाती हूँ, रक्तमोक्षण वहां पे करती हूँ। और बाद में कटी बस्ती L4 से S3 तक मार्किंग करके कटी बस्ती देती हूँ। जब आम है वहीं पे, क्योंकि उत्क्लेश होता है, अग्निमांद्य होता है, ऐसा समझ के वात आम है उसमें, ये समझ वो जब ऐसा आम रहता है तो मैं विषगर्भ तेल का कटी बस्ती देती हूँ। नहीं तो बला तेल, बला लाक्षादी तेल या माश तेल का कटी बस्ती देती हूँ सर। कटी बस्ती लगभग 40 मिनट तक मैं रखती हूँ, 40 मिनट तक रखती हूँ। उसके बाद में मैं अभ्यंतर स्नेहन ऐसा कि आम कम हुआ है और सिर्फ वात रहा है तो तिक्तक घृत देती हूँ सर। तो क्षयजन्य भी कम होता है और आम तो कम ही होता है, और तिक्त रस होने से तिक्तक घृत ज्यादा देती हूँ, महातिक्तक या तिक्तक घृत देती हूँ। उसके साथ बाद में बस्ती देती हूँ सर। उसमें बस्ती में भी एरंडमूल, दशमूल, निरूह देती हूँ ये। और उसके साथ तिळतेल 50 मिली, 30 ग्राम मध और 5 ग्राम सैंधव का मैं निरूह देती हूँ। उसके बाद में अनुवासन बस्ती बला लाक्षादी तेल का देती हूँ सर। और वो अभ्यंतर शमन टैबलेट में त्रयोदशांग गुगुल देती हूँ। और योगराज फोर्ट सिमको की है, उसमें भल्ला तक है सिमको के योगराज फोर्ट में, तो वो योगराज फोर्ट देती हूँ। और शल्यकी का कुछ मिल गया तो देती हूँ, एकांगवीर, अभ्रक भस्म और महावात विध्वंस की पुड़िया बना के देती हूँ सर। और उससे भी पेन रहा है तो स्थानिक लेपन लगाने के लिए संधानीय गण जो है उसमें मोचरस है, यष्टि मधु, अमृता, लाजाळू, लाजाळूची पर्ण, लाजाळू जो वनस्पति है तो उसके पर्ण उसका ऊपर से गरम करके लेप लगाने को देती हूँ सर। और
और भी औषधि में रासना सप्तक मैं देती हूँ सर। जी बस बहुत इतना अच्छा ही, बताया। इतना जी ही। जी बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? महेंद्र सर, आपका बहुत अच्छा रहता है बातें, कुछ बोलिए सर। आपने रक्त मोक्षण या अग्निकर्म कुछ किया है? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी। एक तो विद्यकर्म और साथ में अग्निकर्म, दोनों दोनों बहुत सूट करते हैं। इसके अलावा मैं अपन जो और जो मैडम ने बताया ये कटी बस्ती वगैरह का इसमें बहुत अच्छा उपयोग है। साथ में अपन जो उपयोग करते हैं वो सल्लकी का प्रयोग करते हैं, सुरंजन का प्रयोग भी करते हैं अपन। सुरंजन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। और पारिजात का प्रयोग है ही, रासना, और अपना जो गुग्गुल के प्रयोग है, जो तिरुसांग गुग्गुल है, सप्तविंशति गुग्गुल है, अश्वगंधा है, शतावरी है, स्वर्णमाक्षिक और अभ्रक का भी इसमें अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। और अपन साथ में यदि क्षय की ज्यादा संप्राप्ति हो तो भंग का प्रयोग और स्वर्ण का प्रयोग भी इसमें करते हैं। प्रतवा चिंतामणि वगैरह अपन प्रयोग करते ही हैं। तो इस तरह अपन उसको पेशेंट के हिसाब से देख के और उसके हिसाब से करते हैं। और कई बार तो अपन के शास्त्रों में सारंग धर्म संहिता में जो क्या है 21 दिन तक यदि लगातार अपन केवल एरंडेस्ने को दे दें तो उसी से गृहस्थी में बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो उसका रिजल्ट भी कई पेशेंटों को मैंने इस तरह देखा है, मात्र कोई दवाई नहीं, तो पारिजात का काढ़ा दे दिया और साथ में एरंडेस्ने दे दिया, उसी से काफी आराम मिल जाता है सर। जी बहुत अच्छा बताया। अभी हमारी बात अधूरी रह गई, लेकिन और भी बहुत कुछ इस टॉपिक पे बात करना है। मैं आपको ना 100 दवाइयां और बता सकता हूँ इसी टॉपिक पे, हमारे सर ने सिखाया है। वो हम कल करेंगे, पार्ट 3 कल करेंगे हम लोग। साइटिका को और अच्छे से हम लोग समझेंगे कल। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू आप सभी लोग का। और आज रात को 9 बजे केस टेकिंग का सेशन होगा, क्लिनिकल समाशा। आप लोग 9 बजे जुड़ जाइए। अपने पेशेंट लाना चाहें तो ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं।